हेलो फ्रेंड्स, यदि आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दूंगा जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि होम लोन क्या होता है, आपको किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना चाहिए, क्या आपको ज्वाइंट रूप से होम लोन मिल सकता है, कितने साल के लिए आपको होम लोन दिया जा सकता है, आपको होम लोन कितना मिल सकता है, आपको होम लोन किस बैंक से लेना चाहिए, प्राइवेट या सरकारी बैंक से, साथ ही साथ इस पर जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स और आपको कितने अमाउंट तक का टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अंत में कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना होम लोन मिल सकता है और होम लोन ख़त्म होने के बाद आपको बैंक से क्या क्या वापस लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातों को बताऊंगा जो आपको कहीं से पता नहीं चलेगी और ना ही कोई बैंक वाले जहां से आप लोन लेने जाते हैं वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह होम लोन होता क्या है और आप किस लिए होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, होम लोन बेसिकली ये होता है कि यदि आपको कोई घर बनाना है, कोई घर खरीदना है या घर का रिनोवेट करना है, रिपेयर करना है, या फिर आपको ज़मीन खरीदना है, तो उसके लिए आप बैंक से जो लोन लेते हैं उसको होम लोन बोला जाता है। अब बेसिकली बहुत सारे जो बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, अब ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन देते हैं। पहले ज़मीन खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता था, लेकिन जो बैंक ज़मीन खरीदने के लिए लोन देते हैं उनकी यह शर्त होती है कि ज़मीन खरीदने के 2, 3, 4, 5 साल के अंदर आप उस पर घर बनाएंगे और आप उसके लिए लोन लेंगे उसी बैंक से। तो आपको इसी शर्त पर ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिलेगा कि आप पुनः 4 से 5 साल के अंदर उस ज़मीन पर घर बनाएंगे और उसके लिए बैंक से लोन लेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फ्लैट खरीदने के लिए, नया घर खरीदने के लिए या फिर घर का कंस्ट्रक्शन रिपेयर के लिए आपको प्राइवेट, सरकारी या फिर एनबीएफसी से लोन आपको मिल सकता है। सरकारी बैंक में एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो बैंकिंग हैं यहाँ से आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सब बैंकों से आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें एनबीएफसी की, तो बहुत सारी एनबीएफसी भी हैं जहां से आपको लोन मिल सकता है, लेकिन अब किसी भी प्रकार का लोन लेने देने में जो भी बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, कुछ हिडन कॉस्ट रखते हैं। तो ये एनबीएफसी वालों का इतना हिडन कॉस्ट पड़ जाता है कि आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो मेरी यह राय है, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो या तो किसी सरकारी बैंक से लें या फिर किसी प्राइवेट बैंक से लें। एनबीएफसी से लोन लेने से बचना चाहिए। अब बात यह आता है जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, जो बैंकिंग रूल है, जो बैंक दे रहे हैं, जो उनका बैंक का लोन देने का जो प्रैक्टिस है, तो एक आदमी को उसकी आमदनी का 60 गुना तक का लोन मिल सकता है। या फिर अगर दूसरी भाषा में हम समझाएं तो बैंक जो लोन देती है तो उस पर जो ईएमआई बनेगी वो ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो होम लोन की ईएमआई 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। अब एक सवाल आता है कि होम लोन कितने सालों के लिए मिल सकता है। तो होम लोन मैक्सिमम 30 सालों के लिए
आपको मिल सकता है। 10 साल 20 साल मैक्सिमम 30 साल का जो पीरियड होता है उतने दिन के लिए होम लोन मिल सकता है। अब जो सबसे ज़्यादा एक और सवाल पूछा जाता है कि इंटरेस्ट रेट का क्या फंडा है। जो बैंक इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि होम लोन या कोई भी मैक्सिमम लोन होते हैं वो दो तरह के इंटरेस्ट रेट पर लिए जा सकते हैं। एक होते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक होते हैं फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि मान लीजिए आज के समय में होम लोन की दर 9% है, तो आप अगर होम लोन लेते हैं 30 साल के लिए आप होम लोन ले रहे हैं तो 30 साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 9% ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब जो दूसरी प्रकार के जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए आज की समय में बैंक का इंटरेस्ट रेट 9% है और आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, कल के डेट में आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, तो इस स्थिति में जो बैंक हैं वो भी क्या करेंगे कि ब्याज की दरें जो होती है होम लोन की या फिर दूसरे लोन की जो ब्याज की दरें होती है आरबीआई के रेपो रेट के बढ़ाने के साथ ही ये बैंक भी अपना ब्याज का दर बढ़ा देते हैं। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए आपने 9% फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लिया है तो बैंक आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से उसे 9.5%, 10%, 11% भी कर सकते हैं, क्योंकि यह लोन आप जो होम लोन लेते हैं वो साल 2 साल के लिए नहीं होता है, 10 साल 20 साल 30 साल तक के लिए होता है। तो अगर आप मान लीजिए अगर 1% भी अगर लोन आपका बढ़ जाता है तो इस स्थिति में आप सोच लीजिए कि आप कितने ज़्यादा लाख रुपए का भुगतान आपको करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर रेपो रेट कम हो तो इस स्थिति में आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो यह आपको सोचना है कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पर आपको लेना है या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेना है। अब एक अगला सवाल आता है कि जो मैं घर खरीदने वाला हूँ या फिर जो मैं फ्लैट खरीदने वाला हूँ उसका वैल्यूएशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि होम लोन जो होता है टोटली मॉर्गेज लोन होता है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख कर लोन दिया जाता है। तो आखिर उसका वैल्यूएशन कैसा सेट होता है कि उस प्रॉपर्टी पर बैंक कितना लोन आपको देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हर बैंक का एक अपना वैल्यूअर होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी पर जाता है, वो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है मार्केट रेट के हिसाब से कि उस समय उस प्रॉपर्टी का कितना मार्केट रेट है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का लीगल वैल्यूएशन होता है, उसका लीगल सारा जांच करता है बैंक कि मान लीजिए उसका डीड सही है कि नहीं, उसका टाइटल सही है कि नहीं। 12 साल का नॉन इनकम्बरेंस लगता है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी पर मान लीजिए किसी ने पहले लोन ले लिया है, कोर्ट में कोई केस मुकदमा चल रहा है, उसका टाइटल क्लियर नहीं है, तो इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस से बैंक क्या करते हैं कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। 12 साल, किसी में 15 साल तक का भी बैंक निकलवा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पास हिस्ट्री जो प्रॉपर्टी का है वो आपको लोन लेने से पता चल जाता है। तो देखिए ये जो नॉन इनकम्बरेंस का और जो वैल्यूएशन का है, इससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो आपको पता चल जाता है। अगर मान लीजिए आपको 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपके पास कैश पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपया और आप चाहते हैं कि हम लोन नहीं लें और कैश में ही खरीद लें, तो इसमें क्या होता है कि उसके टाइटल का जाँच आप अपने स्तर से तो कर सकते हैं लेकिन लीगली आप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्री ऑफिस आपको नहीं देगा, वो बैंक के थ्रू ही मिल सकता है। तो इस प्रकार से बैंक क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन देने से पहले उसकी पूरी गहन जांच पड़ताल करता है। सारी प्रकार से उसकी जांच हो जाने के बाद उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी पर लोन करता है। तो इस स्थिति में जब आप बैंक से लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से सिक्योर्ड है। अगर मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया, बैंक सारा लीगल वगैरह कर लिया है, लीगल करने के बाद आपको एनओसी दे दिया, उसके बाद बैंक लोन देता है और बाद में उस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट निकलता है,
तो आप उसकी EMI बंद करके बैंक से खुद पूछ सकते हैं कि भाई तुमने तो सारा जांच किया था, तुम्हारे जांच करने के बाद ही मैंने लोन लिया, तो फिर यह कैसे फॉल्ट। तो उल्टा आप बैंक पर ही केस कर सकते हैं, बैंक पर ही फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस आप कर सकते हैं। तो इस स्थिति में मेरी यह सलाह है कि अगर आपके पास पैसा हो भी तो भी आप क्या कीजिए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कम से कम लोन ले लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जांच बैंक करवा लेता है और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने को मिल जाती है। तो जो वैल्यूअर होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लगा देता है और उसी आधार पर यहाँ तक कि आपका जो सैलरी स्लिप होता है, इनकम प्रूफ होता है और सिबिल स्कोर होता है, उसकी भी जांच की जाती है। और सारा सबका जांच करके एक बैंक क्या करता है, एक चार्ट बनाता है और सारा मार्किंग पॉइंट तय किया जाता है और उसके हिसाब से आपका लोन तय किया जाता है कि आपको लोन कितना मिल सकता है और कितने दिन के लिए मिल सकता है। तो ये सब सारे टर्म एंड कंडीशन पूरा करने के बाद आपका लोन का अमाउंट क्लियर होता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज होता है, चाहे हम बात करें वैल्यूअर का फ़ी या फिर लीगल फ़ी, वो आपको ही देना होता है, वो बैंक नहीं देता है। उसको प्रोसेसिंग फ़ी में बैंक ऐड किए हुए रहता है, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ता है। अब एक और सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि अगर मैंने होम लोन लिया है और मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने 10 साल का होम लोन लिया, 2 साल में दिया, उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो यह सिक्योर्ड लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है। आपकी प्रॉपर्टी का सेल डीड सारा डॉक्यूमेंट बैंक के पास गिरवी पड़ा होता है। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक आपको 10 मौके, 15 मौके, 20 मौके देगा, आपको नोटिस जारी करेगा, लीगल नोटिस देगा। अगर इसके बाद भी आप भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस देगा। सरफेसी एक्ट के द्वारा बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है और नीलामी के बाद बैंक की जो अमाउंट उसका ड्यूज होता है बैंक का, मान लीजिए आपने 2 साल का अमाउंट दे दिया, 8 साल का बाकी है, तो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा बैंक का होगा वो बैंक अपने पास रख लेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो आपको बैंक वापस कर देता है, आपका पैसा बैंक नहीं लेगा। सिंपल बात है कि मान लीजिए कि आपने 20 लाख का लोन लिया है, आप डिफ़ॉल्ट कर गए 5 साल के बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, बैंक उसको ऑक्शन करेगा और उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए 50 लाख में बिका, तो बैंक को सिर्फ अपना मूलधन जो 20 लाख है वो और जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 10 लाख और इंटरेस्ट है तो 30 लाख रुपया, तो बाकी जो 20 लाख रुपया वो बचा वो बैंक आपको वापस कर देगा। तो ये टोटल प्रोसेस है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो चूंकि यह मॉर्गेज लोन होता है तो बैंक इसको सरफेसी एक्ट में जाकर उसको ऑक्शन करके बेच सकता है और अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। अब हम लोग आते हैं कि होम लोन लेने के बाद आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको 3 प्रकार के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं होम लोन लेने पर। सेक्शन 80C के अनुसार आपको जो मूलधन होता है, जितना मान लीजिए आपका जो बैंक का जो आपने लोन लिया है, जो आप चुका रहे हैं उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो मूलधन आप चुका रहे हैं तो उस मूलधन में से 1.5 लाख रुपए तक का आपको रिबेट मिल सकता है सेक्शन 80C के द्वारा। सेक्शन 24B के अनुसार आपको जो इंटरेस्ट चुकाते हैं, मतलब मूलधन के अलावा आप साल में इंटरेस्ट भी दे रहे हैं होम लोन पे, तो जो इंटरेस्ट आप चुका रहे हैं उस इंटरेस्ट में से 2 लाख रुपए तक का रिबेट आपको मिल सकता है होम लोन पे। और एक तीसरा सेक्शन है सेक्शन 80EE। इसके अनुसार अगर आप पहली बार किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिए हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है इनकम टैक्स में। तो यह 3 तरह के प्रावधान इनकम टैक्स में हैं जो आपके मूलधन, इंटरेस्ट और पहली बार लोन लेने की स्थिति में आपको छूट मिलती है। तो यह छूट आपको 1.5 लाख, 2 लाख और 50,000 रुपये की हो जाती है।
अब एक और सवाल आता है कि क्या होम लोन लेने के साथ साथ टर्म प्लान भी लेना चाहिए। यह टर्म प्लान वाला सवाल मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी होम लोन लेने जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट बैंक में जाएं या फिर सरकारी बैंक में जाएं, तो आपको होम लोन लेने के साथ यह जोड़ दिया जाता है कि आप हमारा एक टर्म प्लान लीजिए तो ही आपको होम लोन दिया जाएगा। विशेषकर जो लोग सैलरी क्लास वाले नहीं है, जो बिजनेस क्लास वाले हैं या फिर जिनका सिविल थोड़ा सा गड़बड़ होता है, सैलरी क्लास वालों को भी जबरन बैंक बोलते हैं कि आप टर्म प्लान लीजिए, नहीं तो आपका होम लोन हम नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ बैंक वाले ये भी बोल देते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये बैंक के टर्म एंड कंडीशन में है, बैंक का नियम है, रूल है। तो देखिए, यह जो टर्म लोन लेने का जो सिस्टम है यह ऑप्शनल है। आप उसके डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन टर्म लोन लेने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आपने घर खरीदा है, आपका परिवार वहां रह रहा है और आप ही एकमात्र हैं जो आमदनी वाले हैं, मतलब कमाने वाले एकमात्र आप ही हैं। और मान लीजिए कभी कुछ आपका 20 साल 30 साल चुकी है लोन चलता है, तो कभी अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका कुछ हो जाए और आपका परिवार लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहे, तो इस स्थिति में यह टर्म लोन एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है और उस स्थिति में आपका घर बिकने से बच जाता है, नीलाम होने से बच जाता है। तो यह एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो आपका लोन का इंश्योरेंस होता है। ये डिटेल आपको बैंक में पता चल जाएगा, लेकिन मैं यह बता रहा हूँ कि यह जो होम लोन आपने लिया है उसका एक इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपका लोन का भुगतान करेगी और आपका घर नहीं नीलाम होगा, आपका घर बच जाएगा। अब बात एक और सवाल आता है कि बहुत बार क्या होता है कि हमको लोन लेना है मान लीजिए 30 लाख रुपया, लेकिन हमारी जो आमदनी है उस हिसाब से बैंक हमको 20 लाख ही ऑफ़र कर रहा है। तो इस स्थिति में सवाल उठता है कि क्या हम लोग घर के 2 मेंबर ज्वाइंट रूप से लोन ले सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। यदि आप ज्वाइंट रूप से लोन लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होती है कि दोनों लोगों की आमदनी को जोड़ दिया जाता है और कुल आमदनी जोड़ने के बाद लोन का अमाउंट तय किया जाता है। अब एक सवाल यह आता है कि कौन कौन से लोग ज्वाइंट रूप से लोन ले सकते हैं। तो इसमें माता पिता के साथ अविवाहित उनकी पुत्र या पुत्री जिनका शादी नहीं हुआ हो, तो माता पिता अगर लोन ले रहे हैं, माता या पिता, तो उसके साथ में अविवाहित पुत्र या पुत्री को लोनी हो सकते हैं, मतलब ज्वाइंट रूप से वो लोन ले सकते हैं। या फिर पति और पत्नी दोनों कमाने वाले हैं। देखिए, माता पिता और अविवाहित पुत्र पुत्री की स्थिति में भी दोनों को कमाने वाला होना चाहिए क्योंकि इनकम को जोड़ना है। पति पत्नी की स्थिति में भी दोनों को कमाने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर 2 भाई हैं जो सहोदर भाई हैं और दोनों कमाते हैं तो वो लोग भी ज्वाइंट रूप से लोन ले सकते हैं और उस स्थिति में बैंक दोनों की आमदनी को जोड़कर लोन अमाउंट तय करता है। अब अंत में हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने लोन ले लिया और लोन का लास्ट किस्त भी चुका दिया है तो हमें फिर क्या करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि चलिए हमारा लोन का किस्त चुका गया, हम चुक गया, हम घर में आराम से बैठ गए। जी नहीं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोन जिस दिन आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट चुक जाए, आप अपने ब्रांच में जाएं और बैंक से एनओसी ले लीजिए, अपने लोन की एनओसी ले लीजिए और वहाँ से जो आपका लोन का आपका कंप्यूटराइज चढ़ा रहता है उसको डिलीट करवा दीजिए कि अब आपके ऊपर कोई लोन नहीं है। और एनओसी लेने के साथ साथ आपने जो अपनी प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा किया था मॉर्गेज के रूप में, उस डॉक्यूमेंट को लेना बिल्कुल ना भूलें। और डॉक्यूमेंट को लेते समय अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट सही स्थिति में है, सारा पेपर लगा हुआ है, सेल डीड, म्यूटेशन का रसीद, जो रेंट रसीद है वो, होल्डिंग नंबर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसकी सही से जांच पड़ताल कर लें कि उस सही स्थिति में बैंक आपको वापस कर रहा है, इतना सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों, मैंने आज डिटेल रूप से आपको बताया कि यदि आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपके साथ
सामने कौन कौन से सवाल आते हैं, उन सभी सवालों का मैंने आज विस्तार रूप से जवाब देने का प्रयास किया। इससे संबंधित कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।